हेलो एवरीवन। अगर हम बात करते हैं आज जिसके बारे में बात करेंगे वो पीजीटी बायोलॉजी, जिसका एग्ज़ाम 9 मई 2026 को हुआ है। उसके पेपर के बारे में बात करेंगे कि उसके पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि और नन ऑल आर नन हाइपोथेसिस जो है नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है ऑल आर नन हाइपोथेसिस। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, पहला इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, जो लगा है वो गलत है। अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है, वंस थ्रेशोल्ड इज रीच्ड फुल डिपोलराइजेशन ऑलवेज अकर, एक बार सीमा प्राप्त होने पर पूर्ण डिपोलराइजेशन हमेशा होता है। तो ये सही है, क्योंकि एक बार जैसे कि ऑल और नन जो ये है नेचर ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, यही कहता है कि यदि स्टिमुलस इतनी अधिक हो कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाए तो पूरा एक्शन पोटेंशियल बनेगा, और यदि थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचा तो एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए इसे ऑल और नन कहते हैं। ऑल मतलब पूरा एक्शन पोटेंशियल और नन मतलब बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो अगर वंस थ्रेशोल्ड इज रीच्ड फुल डीपोलराइजेशन विल अकर, तो वही ये कह रहा है, जो ऑप्शन ए कह रहा है कि वंस थ्रेशोल्ड, एक बार सीमा प्राप्त होने पर पूर्ण डिपोलराइजेशन हमेशा होता है। तो वंस थ्रेशोल्ड इज रीच्ड फुल डिपोलराइजेशन ऑलवेज अकर। अगर हम बात करते हैं डीपोलराइजेशन क्या होता है, तो जैसे कि हमें ये पता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होती है, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -55 मिली वोल्ट होती है। अब अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुल गए और तेजी से सोडियम जो है वो सेल के अंदर एंटर करने लगता है, तो इसी को डीपोलराइजेशन कहते हैं। मतलब अगर सोडियम जो है सेल के अंदर एंटर करने लगे तो ये डीपोलराइजेशन होता है, और इसी से कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल बनता है। तो इसलिए चाहे थ्रेशोल्ड बस थोड़ा सा पार हो या बहुत अधिक, एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड लगभग समान रहता है। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। अगर हम ऑप्शन बी पे जाते हैं, तो सोडियम चैनल्स ओपन ओनली पार्शियली ड्यूरिंग स्टिमुलेशन, ये गलत है, क्योंकि अगर जब भी सोडियम चैनल ओपन होगा, ये पार्शियली वार्शियली का कोई मतलब नहीं है। वो फुली कहते हैं कि पूरी तरीके से जो होगा, थ्रेशोल्ड के बाद बड़ी संख्या में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं, वे केवल पार्शियली नहीं खुलते हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और पोटेशियम चैनल कंट्रोल द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, एकदम गलत है, क्योंकि पोटेशियम चैनल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता है। मतलब डीपोलराइजेशन में, एक्शन पोटेंशियल में, इन सब में पोटेशियम चैनल का कोई रोल ही नहीं है। ये किसमें मेन है, ये रीपोलराइजेशन में और हाइपर पोलराइजेशन में। इस तरह के ये एक्शन पोटेंशियल की एम्पलीट्यूड, मतलब एक्शन पोटेंशियल की एम्पलीट्यूड ये निर्धारित नहीं करते पोटेशियम चैनल। इसलिए ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है एक्शन पोटेंशियल्स वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी, ये भी ये भी गलत है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड जो है वो कभी नहीं, मतलब नहीं बदलता है। स्टिमुलस अधिक होने पर एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी नंबर पर सेकंड बढ़ सकती है, लेकिन एक एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड वही रहता है। तो ये क्या कह रहा है, एक्शन पोटेंशियल वेरी डिपेंडिंग ऑन स्टिमुलस इंटेंसिटी। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, लेकिन इंटेंसिटी में, मतलब नंबर पर एक्शन बढ़ सकता है, लेकिन एक एक्शन पोटेंशियल का एम्पलीट्यूड जो होता है वो वही रहता है। तो इसलिए इसका जो होगा वो ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सरल कायांतरण में वृद्धि किसके द्वारा होती है, ग्रोथ इन सिंपल मेटामॉर्फोसिस अकर्स थ्रू। ठीक है। तो ग्रोथ इन सिंपल मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, ऑप्शन दे रहा है सेल डिवीजन ओनली, मोल्टिंग, फर्टिलाइजेशन और प्यूपेशन। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो मोल्टिंग होगा या एक्डिसिस होगा। कैसे हम समझते हैं, देखिए सिंपल मेटामॉर्फोसिस, दो तरीके की मेटामॉर्फोसिस होती है, एक सिंपल मेटामॉर्फोसिस होती है और एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। तो अगर हम सिंपल, जो कि हमें यहाँ पूछा गया है सिंपल मेटामॉर्फोसिस, तो सिंपल मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करते हैं, तो ये इंसेक्ट के मतलब लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं सिंपल मेटामॉर्फोसिस में। कौन-कौन सी होती है, एग होता है, निम्फ होता है और एडल्ट होता है। ठीक है। एग होगा, निम्फ होगा और एडल्ट होगा। तो जैसे अगर हम बात करें, तो जितने भी इंसेक्ट हैं, ग्रास हॉपर हैं, कॉकरोच हैं, टर्माइट्स हैं, इन सब में मोल्टिंग या एक्डिसिस पाई जाती है। तो मोल्टिंग में क्या होता है कि जैसे जो पुरानी इनके एक्जोस्केलेटन है उनको उतार कर नई जो एक्जोस्केलेटन या नई स्किन बनाना ही मोल्टिंग या एक्डिसिस कहलाती है। तो इस ग्रोथ ये कैसी होती है कि मान लीजिए एक छोटा सा ग्रास हॉपर है या कोई भी इंसेक्ट है, अब इसका एक्जोस्केलेटन छोटा है, जैसे एग है तो स्मॉल निम्फ में बना। ठीक है। फिर उसके बाद एडल्ट में बनेगा। तो अ, तो क्या होगा कि ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने भी वो हैं,
क्या कहते हैं हम, जैसे सिंपल मेटामॉर्फोसिस ज़्यादातर इंसेक्ट में होती है, और इंसेक्ट के ऊपर हमको पता है एक बाहरी जो है आवरण पाया जाता है, बहुत कठोर आवरण, जिसको हम एक्जोस्केलेटन कहते हैं। तो एक्जोस्केलेटन उस तरह से ग्रोथ होने नहीं देगा, इसलिए जो ओल्ड एक्जोस्केलेटन है वो मोल्टिंग कराता है या एक्डिसिस कराता है। फिर न्यू लार्जर एक्जोस्केलेटन बनते हैं और लार्ज लिम्ब बनता है। कुछ समय बाद फिर वही प्रक्रिया होती है, और फिर उसके बाद जो होता है इसी को ग्रोथ कहते हैं। तो रिपीटेड मॉल्टिंग या एक्डिसिस जो होता है वो सिंपल मेटामॉर्फोसिस में पाया जाता है। अगर हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, जो ऑप्शन ए में दे रहा है ये गलत इसलिए है क्योंकि सेल डिवीजन जो होती है वो सभी जीवों में होती है, और इन्होंने सिंपल मेटामॉर्फोसिस की बात करी जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए होगा। तो सेल डिवीजन ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है ग्रोथ कराने के लिए। उसके बाद आते हैं प्यूपेशन। प्यूपेशन पता है, ये प्यूपेशन जो होती है वो सिंपल मेटामॉर्फोसिस में प्यूपेशन या प्यूपा नाम की स्टेज आती ही नहीं है, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में होती है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कभी ग्रोथ से उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी कि इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं ऑप्शन मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन एमनियोट्स अराइज थ्रू कोऑर्डिनेटेड फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्वायर स्पेशलाइज्ड फंक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल इंटीग्रेशन ऑफ दीज मेम्ब्रेन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। कह रहा है कि एमनियोट जो होते हैं में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूणी परतों के समन्वित मुड़ने से बनती हैं और विकास के दौरान विशेष कार्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भ्रूणी विकास के दौरान इन झिल्लियों के कार्यात्मक एकीकरण को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? कह रहा कौन सा? तो हमें पता है कि देखिए 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। ठीक है, कौन-कौन सी? एमनियॉन, कोरियन, एलेंटॉयस और यॉर्कशर। पहले इनके हम फंक्शन समझते हैं, फिर हम धीरे-धीरे समझेंगे क्या होगा। तो एमनियॉन, कोरियन, एलेंटॉयस और यॉर्कशर होती है, 4 हैं। अब देखिए एमनियॉन जो होता है इनका फंक्शन होता है कि एम्ब्रियो को चारों ओर से ये घेरता है। ठीक है, जो भी एम्ब्रियो है उसको चारों ओर से जो एमनियॉन होता है वो घेरने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर बचा हमारा कोरियन का फंक्शन। तो कोरियन क्या होता है? ये सबसे बाहरी जो परत होती है और ऑक्सीजन एंड CO2 के आदान प्रदान में पार्टिसिपेट करती है। मतलब कि कैसे भी CO2 और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोरियन। कभी कभी इनका फंक्शन भी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में एलेंट्वाइस के साथ कोरियन भी होती है जो कि कोरियो एलेंट्वाइस मेम्ब्रेन बनाती है और ये गैस एक्सचेंज में मदद करती है। फिर एलेंट्वाइस आ गया। एमनियन का हमने देख लिया कि ये क्या होता है कि ये चारों ओर से घेरे रहता है एम्ब्रियो को, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है तो प्रोटेक्शन का काम करता है। कोरियन गैसेस एक्सचेंज का काम करता है। एलेंट्वाइस आ गया, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिक एसिड जमा करता है कोरियन के साथ मिलकर, रिस्पिरेशन में सहायता करता है। ठीक है, तो एलेंट्वाइस क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिक एसिड को जमा करता है और कहीं ना कहीं किसके साथ? कोरियन के साथ मिलकर रिस्पिरेशन में सहायता करता है। जबकि योक सैक जो है वो न्यूट्रिशन देता है, अर्ली ब्लड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, योक सैक। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? योक सैक एंड एमनियन टुगेदर फॉर्म द प्लेसेंटा इन ओविपेरस एमनियोट्स एलिमिनेटिंग द रोल ऑफ द कोरियन एंड एलेंट्वाइस। कह रहा है कि योक सैक एंड एमनियन जो होते हैं एक साथ मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं, लेकिन प्लेसेंटा जो होती है वो एमनियन और यॉर्क सैक से मिलके नहीं बनी होती है। मैमल्स में प्लेसेंटा जो होती है मुख्यतः कोरियन और मैटरनल टिश्यू से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा यॉर्क सैक एमनियन, लेकिन जो प्लेसेंटा होती है वो कोरियन और मैटरनल टिश्यू से मिलके बनी होती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो क्या कह रहा है? एमनियन directly participates in nutrient transfer, while the yolk sac primarily facilitates gaseous exchange through vascularization। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि एमनियन सीधे पोषण के परिवहन में भाग लेता है, जबकि यॉर्क सैक मुख्यतः गैसीय विनिमय कराता है। लेकिन ये भी गलत है क्योंकि जो एमनियन है वो पोषण नहीं देता है। कह रहा है कि एमनियन जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन। लेकिन हमने एमनियन को क्या पढ़ा है? हमने न्यूट्रिशन की बात तो हमने किसकी देखी है? न्यूट्रिशन की बात हमने इसकी देखी है, यॉर्क सैक न्यूट्रिशन देता है, जबकि एमनियन जो होता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि यॉर्क सैक प्राइमरली फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंज, और गैसेस एक्सचेंज हमने किसका देखा है? कोरियन का देखा है, तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है द एलेंट्वाइस कंट्रीब्यूट्स टू excretion and respiration exchange by forming a vascular interface with the chorion, while the amnion provides a fluid-filled protective environment।
अगर हम ये बात करें तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो एलन ट्वाइस है वो कंट्रीब्यूट करता है फॉर एक्सक्रीशन के लिए। और दूसरा भाग जो होता है एलन ट्वाइस प्लस कोरियन मिलके कोरियो एलन ट्वाइस मेम्ब्रेन बनाते हैं। यहीं से O2 अंदर आती है और CO2 बाहर जाती है। तो एकदम सही कह रहा है कि एलन ट्वाइस कंट्रीब्यूट द एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन एक्सचेंज बाय फॉर्मिंग अ वैस्कुलर इंटरफेस विद द करंट। बिल्कुल सही है, एलन ट्वाइस एक्सक्रीशन को कंट्रीब्यूट तो करता है और उसके साथ ही साथ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी कराएगा, किसके साथ, कोरियन के साथ मिलके। वाइल द एमनियन प्रोवाइड्स अ फ्लूइड फ्लीट, और बिल्कुल सही है, एमनियन फ्लूइड फ्लीट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है। एकदम से एलन ट्वाइस और कोरियन ये करते हैं, एमनियन फ्लूइड फ्लीट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देता है। तो एकदम सही है, ऑप्शन सी एकदम सही है। ऑप्शन डी पे आते हैं, ये क्या कह रहा है? ऑप्शन डी कह रहा है कि द कोरियन फॉर्म द इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इंक्लूजिंग द एम्ब्रियो वाइल द एलेंट्रास स्टोर्स योग रिजर्व द सपोर्ट्स अर्ली क्लीवेज। एकदम गलत है। कोरियन कहाँ से इनर मोस्ट मेम्ब्रेन बना रहा है एम्ब्रियो का? बिल्कुल गलत है। कोरियन का तो हमने कहा है कि गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है ना। और एलन ट्वाइस का हमने क्या कहा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को जमा करता है। ठीक है, ये कोरियन के साथ मिलकर रिस्पिरेशन गैसेस सेक्शन ये सब कहाँ स्टोर, योग रिजर्व को नहीं, नाइट्रोजनस वेस्ट को और इन सबको। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। अब कह रहा है कि कौन सा है जो विच ऑप्शन मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच फीचर बेस्ड डिस्टिंग्विशेस यूथेरियन फ्रॉम मार्सोपियल। कौन सा लक्षण यूथेरियन को मार्सोपियल की से सबसे अच्छी तरह भिन्न करता है? ठीक है, क्या कह रहा है? पहला जो ऑप्शन दे रहा है उसमें कह रहा है कि हेयर ऑन बॉडी। ठीक है, इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग प्लेसेंटा। अगर हम ऑप्शन ए पे जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या है कि हेयर ऑन बॉडी, ये गलत है। यूथेरियन में भी हेयर्स होते हैं और मार्सोपियल्स में भी हेयर होते हैं, इसलिए ये कोई डिफरेंस नहीं है। बेस्ट डिस्टिंग्विशेस यूथेरियन फ्रॉम मार्सोपियल, तो ये गलत है क्योंकि दोनों में हेयर होती है, तो ये कोई डिस्टिंग्विश या डिफरेंस नहीं पैदा कर रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो मार्सुपियल्स में भी मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप होती है और यूथेरियन में भी मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप होती है, तो ये कोई डिस्टिंग्विश फीचर हुआ नहीं। और ऑप्शन बी की बात करें जो कि सही है, इसका यही ऑप्शन होगा, यही आंसर होगा, कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग प्लेसेंटा। यूथेरियन प्लेसेंटल मेमर में एम्ब्रियो लंबे समय तक रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है और कॉम्प्लेक्स प्लेसेंटा बनाता है। ठीक है, जबकि मार्सुपियल्स के जो प्लेसेंटा होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बच्चे बहुत इमेच्योर जन्म लेते हैं और आगे का विकास माँ की पाउच में यानी मार्सुपियम में होता है, तो इसलिए ये डिफरेंस पैदा कर रहा है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन दोनों में होता है, इसलिए इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि हमें बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन विथ मीन मीडियन एंड मोड कोइंसिडिंग एट द सेंटर। कह रहा है सामान्य वितरण माध्य के चारों ओर सम्मित होता है तथा माध्य माध्यिका और बहुलक केंद्र पर समान होते हैं। एकदम सही कह रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, वहाँ पे मीन इक्वल टू मीडियन और इक्वल टू मोड, मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं और ये कोइंसाइड करते हैं सेंटर पे। तो यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है जहाँ पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होते हैं और ये कोइंसिडिंग होते हैं एट द सेंटर। एकदम सही है। दूसरा कह रहा है द बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विद टू पॉसिबल आउटकम इन ईच ट्रायल। कह रहा है द्विपद वितरण निश्चित संख्या के स्वतंत्र परीक्षणों के लिए प्रायिकता का मॉडल है जिसमें प्रत्येक परीक्षण के 2 संभावित परिणाम होते हैं। एकदम सही कह रहा है। देखो बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। ठीक है, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। तो एकदम सही है, बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें यही बताता है। ठीक है, फिक्स्ड नंबर होंगे और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और ये 2 पॉसिबल आउटकम होंगे हर ट्रायल में, या तो फेलियर या सक्सेस। तो ये बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी ऑप्शन एकदम सही है। अब तीसरा कह रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज सुटेबल फॉर मॉडलिंग रेयर इवेंट्स अकरिंग इंडिपेंडेंटली ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल स्पेशली व्हेन द मीन रेट इज लो। कह रहा है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सुटेबल होता है रेयर इवेंट्स के लिए अकरिंग इंडिपेंडेंटली ओवर अ फिक्स्ड इंटरवल, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल में रेयर इवेंट है और क्या है स्पेशली व्हेन द मीन रेट लो। एकदम सही कह रहे हैं। जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये पढ़ते हैं कि जिसकी संभावना बहुत कम है। जैसे मान लीजिए अगर हम आज कहें कि
इतने लोग जा रहे हैं सड़क पे, जिसमें से सिर्फ एक या दो एक्सीडेंट होंगे, ठीक है। इतने लोग जो भी चीज़ें हैं उसमें से सिर्फ एक, इतने लोग हैं इससे एक्सपोजर करें, लेकिन उसमें से एक या दो बीमार होंगे, ठीक है। तो इस तरह के रेयर इवेंट्स जो होते हैं, वो उसके लिए जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पॉइसन वितरण उन दुर्लभ घटनाओं के मॉडलिंग के लिए उपयुक्त है। तो उनके लिए जो भी रेयर इवेंट्स होते हैं, उनके लिए जो सुटेबल कंडीशन है, सुटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि निश्चित अंतराल में होती है और इंडिपेंडेंटली जो है घटित होती है, ठीक है। तो ये एकदम सही है। हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वही वहाँ ही सुटेबल होगा जो रेयर इवेंट हो, लेकिन इतने मतलब इतने लोग आए जिसमें से जो इमरजेंसी है, जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर हैं, क्या 24 घंटे में एक इमरजेंसी आती है, दो इमरजेंसी आती है, इतने लोग सड़क पे चलना, उसमें से एक दुर्घटना होती है। तो इस तरह के जो रेयर इवेंट्स हों, उनके उनके लिए सुटेबल क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का कहते हैं कि ये चीज़ सुटेबल है। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं इसके सही हैं, 1, 2 एंड 3। छठा क्वेश्चन देखें, कह रहा है विच स्टेटमेंट कैरेक्टराइज इननेट बिहेवियर, कौन सा कथन जन्मजात व्यवहार व्यवहार का लक्षण दर्शाता है। तो देखिए, जन्मजात व्यवहार मतलब वो है जो हमें जन्म से मिला हो, वो मतलब हमारी कहते हैं कि जैसे जीन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, सारी चीज़ें हमें हमें बाहर मतलब बाद में, हम जब पैदा हुए उसके बाद में हमने एक्वायर ना किया हो, सीखा ना हो, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग की वजह से वो चीज़ें ना आई हों, वो हमें जन्म से हमारे अंदर विकसित हैं। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, तो ये क्या कह रहा है, बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेस। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ट्राई करेंगे, फिर एरर करेंगे, गलती करेंगे, फिर उसको सही करेंगे, ये करके तो हम सीखेंगे। तो ये तो कभी इन्नेट नहीं हो सकती, ये जन्मजात नहीं हो सकती, ये एक्वायर्ड होगी, ठीक है। और इसमें लिखा भी एक्वायर्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर। दूसरा ऑप्शन दे रहा है बिहेवियर कंटिन्यूअसली अल्टर थ्रू एक्सपीरियंस एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। जब भी अनुभव और पर्यावरण से निरंतर परिवर्तित, अनुभव से और पर्यावरण से जो भी परिवर्तित हो रहा है, उससे जो भी होगी चीज़ें, वो कभी भी इन्नेट जन्मजात नहीं होगी। हम पर्यावरण से या अपने अनुभव से जो भी सीखेंगे, वो हम एक्वायर करेंगे, वो हमारे जीन में नहीं है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बिहेवियर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एंड एक्सप्रेस्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिविजुअल, आनुवांशिक रूप से निर्धारित सभी में समान रूप से व्यक्त व्यवहार है। ये एकदम सही कह रहा है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है। इननेट बिहेवियर वही होता है जो हमारे जीन्स में हो, जेनेटिकली प्रोग्राम हो, और एक्सप्रेस होता है यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिविजुअल, और सभी में समान रूप से व्यक्त व्यवहार है। जो जेनेटिकली प्रोग्राम है और एक्सप्रेस होता है यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिविजुअल, एकदम सही है। ऑप्शन डी कह रहा है बिहेवियर शोइंग रैंडम वेरिएशन एमंग इंडिविजुअल विदाउट पैटर्न, व्यक्तियों में यादृच्छिक भिन्नता दर्शाने वाला व्यवहार। ये भी नहीं, रैंडम वेरिएशन और एमंग इंडिविजुअल्स विदाउट पैटर्न, मतलब कोई पैटर्न नहीं हो, अचानक से कोई वेरिएशन देखने को मिले फिर नहीं हो, तो ये कोई बिना पैटर्न के ये कभी भी जन्मजात हो ही नहीं सकता, इननेट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है एकदम सही है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे कह रहा है कि इन अ फील्ड सर्वे ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटी इंडिविजुअल्स ऑफ हर्बीवोरस इंसेक्ट स्पीशीज वर फाउंड टू अकर इन डेंस पैचेस around certain host plants with very low densities elsewhere despite apparently suitable condition. Select the explanation that most accurately accounts for this distribution pattern in terms of population structure and ecological process. कह रहा है कि घास भूमि समुदाय में एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण हुआ, मतलब कहने का मतलब है कि इसी हम इसका शॉर्ट में ये बता दें संक्षेप में, कि ग्रासलैंड में एक शाकाहारी कीट, मतलब जो हर्बीवोरस इंसेक्ट हैं, वो केवल कुछ होस्ट प्लांट के आसपास घने समूह में पाया गया, जबकि बाकी जगह पर्यावरण अनुकूल होने के बावजूद भी उनकी संख्या बहुत कम थी। ऐसा क्यों देखने को मिला? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। कह रहा है क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम लोकलाइज्ड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंबाइंड विद लिमिटेड डिस्पर्सल एंड बिहेवियरल एग्रीगेशन, ठीक है। स्थानीय संसाधन उपलब्धता, सीमित प्रसार और व्यवहारिक समूहन के कारण समूहित वितरण। मतलब इंसेक्ट जो है केवल होस्ट प्लांट पर भोजन करता है, और होस्ट प्लांट हर जगह सामान्य रूप से नहीं होते, इसलिए इंसेक्ट वहीं इकट्ठे होंगे जहां होस्ट प्लांट उपलब्ध हों, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्लम डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम लोकलाइज्ड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंबाइंड विद लिमिटेड डिस्पर्सल एंड बिहेवियरल एग्रीगेशन, तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पे होस्ट प्लांट जो है एक जगह इकट्ठा हों, हाँ, इकट्ठे होंगे, जस्ट जहाँ पे होस्ट प्लांट उपलब्ध होंगे वहीं पे हमको कीट का जो है, इंसेक्ट का देखने को मिलेगा कि इंसेक्ट जो हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो ये क्लम डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम लोकलाइज्ड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंबाइंड विद लिमिटेड डिस्पर्सल एंड बिहेवियरल एग्रीगेट्स, स्थानीय संसाधन उपलब्धता, सीमित प्रसार और व्यवहारिक समूहन के कारण समूहित वितरण। अगर ऑप्शन बी देखें तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अराइजिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्पर्सल अवेलेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, एकदम गलत है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो जाएगा किसी का भी, मतलब होस्ट प्लांट का, या यूनिफॉर्म डिस्पर्सल स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें इंसेक्ट मिलेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं।
तो वहाँ पे जो हमें इंसेक्ट की वो होगी, वो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए हमें ये कहना है कि ठीक है, भले पर्यावरण अनुकूल है, सब कुछ है, इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन भी कम है, क्योंकि इन्होंने यही क्वेश्चन में कहा है कि पर्यावरण अनुकूल होने के बावजूद भी उनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? तो भले सब कुछ है, लेकिन उनका खाना क्या है? होस्ट प्लांट है। तो जहाँ पे भी होस्ट प्लांट जो होंगे वो तेज़ी से पाए जाएँगे, क्लम्प्ड उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहीं पे ये इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट रहेंगे। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन लीडिंग टू इक्वल स्पेसिंग एमंग इंडिविजुअल, ये भी गलत हो जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, अगर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो और क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो जाए, तो ये कहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे भी होस्ट प्लांट ज़्यादा, सॉरी, कीट इंसेक्ट जो होंगे वो नहीं रहेंगे ज़्यादा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए और फिर उसके बाद इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी आप बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि उनका तो खाना सिर्फ होस्ट प्लांट ही है, जो भी है वो सिर्फ उसी पे खाएंगे, तो इस तरह तो होगा नहीं, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन caused by density independent factors such as temperature humidity acting uniformly across the habitat, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी सब कुछ है, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, उनको सबसे ज़्यादा बस वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे उनका भोजन होगा, और वो कहाँ पे होगा? जहाँ पे क्लम्ड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा होस्ट प्लांट का, वहाँ पे ही होंगे, ठीक है? तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो सही है, ठीक है?